नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कामले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 1 हिंदी ऐच्छिक पेपर 1 सत्र 1 के वसंत आ गया इस कविता का भावार्थ पर चर्चा करेंगे। हिंदी काव्य के प्रयोगवाद एवं नई कविता के प्रवर्तक रूप में आज्ञे जी का नाम लिया जाता है। छायावाद अदोत्तर छायावाद के बाद कालीन कवियों में काव्य शिल्प संबंधी नए प्रयोग करने वाले में आज्ञे जी प्रमुख है। आज्ञे जी एक कुशल कलाकार के रूप में हिंदी साहित्य में अवतरित हुए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर में घोर निराशा एवं अवसाद की लहर फैल गई। दूसरा युद्ध जब हुआ तो पूरी दुनिया में एक निराशावाद फैल गया था, जिसका असर साहित्य पर भी हुआ। आज्ञे जी के संपादन में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ और तब से हिंदी में प्रयोगवादी कविता की शुरुआत हुई। हिंदी में आज्ञे जी ने तार सप्तक नाम का एक संपादन किया, तार सप्तक नाम का, और उससे में प्रयोगवादी कविता की शुरुआत हुई। इसी का विकसित रूप ही नई कविता है। जीवन में जो कुरूप घृणित है उसके ये कवि उपेक्षा नहीं करते, उनका अपना सौंदर्य बोध है। आज्ञे जी ने नई कविता के प्रवर्तक ही नहीं, उसके सर्वाधिक समर्थक कवि है। अपनी काव्य भाषा के प्रति अतिरिक्त सजगता उनकी निज विशेषता है। काव्य भाषा के प्रति अतिरिक्त सजगता ये उनकी अपनी विशेषता है। प्रस्तुत कविता में जीवन के प्रति का उनका सकारात्मक दृष्टिकोण एवं सौंदर्य बोध अभिव्यंजन हुआ है, यानी कि व्यक्त हुआ है। वसंत ऋतु के आगमन के बाद उनकी हर्षोल्लासी आंतरिक प्रवृत्ति तथा प्रकृति प्रति उनकी सौंदर्य दृष्टि को कविता बखूबी बयान करती है। प्रकृति का सौंदर्य की तरह ही मानव को भी नव चेतना उत्साह को मन में भरकर कार्यरत रहने की कामना प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने अभिव्यक्ति की है। यानी कि जब वसंत ऋतु आता है तो पूरा प्रकृति खिल जाती है, एक सौंदर्य एक बिखरा हुआ होता है। उसी तरह आम आदमी भी अपने जीवन में नव चेतना लाए और उत्साह से अपने कार्य में कार्यरत रहे, ये संदेश देने की कोशिश इस कविता के माध्यम से की। इसका जो भावार्थ है इस पर आज हम चर्चा करेंगे। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने आज्ञे जी ने वसंत ऋतु के आगमन से उत्पन्न उल्लासमय ताजगी भरे सुंदर एवं सुहाने माहौल को बेहद खूबसूरती से चित्रित किया है। यानी कि वसंत ऋतु के आगमन के बाद जो माहौल खड़ा होता है वो माहौल कैसा होता है? उल्लास भरा, ताजगी भरा, सुंदर एवं सुहाना माहौल बेहद खूबसूरत साथ इसका चित्रण किया है। कवि की आंतरिक प्रवृत्ति एवं प्रकृति के प्रति की उनकी सौंदर्य दृष्टि को कविता बेहतरीन ढंग से उजागर करती है। कवि की सौंदर्य दृष्टि की जो है इसकी उजागर करने का कार्य ये कविता करती है। पेड़ों का नए पत्तों से सुशोभित होना, पेड़ पर नए पत्ते खिल जाते हैं, फूलों का खिलना, कलियों का मुस्कुराना, हर तरफ हरियाली और बाहर का चित्र व बसंत ऋतु की अपनी खासियत है। बसंत ऋतु आ जाए तो क्या क्या प्रकृति में बदलाव आते हैं। देखिए, फूल खिल जाते हैं, नए पत्ते पेड़ों पर आने लगते हैं, कलियां मुस्कुराने लगती है, हरियाली सब तरह हरियाली छा जाती है। इस सुहाने मौसम में हर कहीं चेतना संचरित होती रहती है, एक चेतना रहती है, एक सकारात्मक विचार रहता है इस माहौल में। कवि ने इस वसंत का अनोखा चित्रण प्रस्तुत किया है। कवि वसंत के आगमन की सूचना देते हुए सभी को जगने तथा चेतित होने का आह्वान करते हुए कहते हैं कि जागो, मलय का झोंका खेलता हुआ अपने मधुर स्पर्श से रोम रोम को रोमांचित करते हुए बुला रहा है। मलय का झोंका खेलता हुआ अपने मधुर स्पर्श से रोम रोम को रोमांचित करते हुए बुला रहा है। जागो, वसंत आ गया। वसंत आने के जागने के लिए कवि कहता है। वसंत के आने पर माहौल किस प्रकार से आह्लादित हो गया है ये बताते हुए वे कहते हैं कि पीपल की सूखी खाल
कोमल या तरोताज़ा होने लगी है। जो पीपल की पेड़ की सूखी खालें वो तरोताज़ा होने लगी है। सीरीज के फूल सीरीज के फूल खिल उठे हैं और अपने अनोखे सौंदर्य को बिखेर रहे हैं। साथ ही ऐसे माहौल में नीम के बोर में भी मिठास छाई हुई है। नीम के जो बोर होते हैं, नीम के पेड़ में लगते हैं, उसमें भी मिठास छाई हुई है। और इसे देखकर कचनार की कली हंस उठी है। कली है जो हंस उठी है। पलाश के फूलों से आरती सजाते हुए ये वन भूमि वधु जैसी सज गई है। यानी कि पूरी जो वन भूमि है वसंत के आगमन से वधु जैसे सज गई है। ये कवि कहता है अपनी कवि। सारा आकाश प्रेम और स्नेह भरे बादलों से छा गया है। जो सारा आकाश है प्रेम भरे और बादलों से, स्नेह भरे बादलों से छा गया। वसंत में आकाश में बादल होते ही उसे उन्हें प्रेम भरे और स्नेह भरे बादल कहा है। यहाँ कवि ने प्रकृति के अप्रतिम सौंदर्य को उड़ेलते हुए बेहद सुंदरता से उसे साकार किया है। पूरे जो प्रकृति का सौंदर्य है, एक पूरे अप्रतिम सौंदर्य को अपने बेहद ढंग से अपनी लेखनी से साकारा है। बसंत के आने से पूरे आभा मंडल में नव चेतना जागृत हो गई। पूरी प्रकृति में या पूरे मंडल में एक नव चेतना जागृत हो गई। यौवन खिल उठा है। निष्प्रभ शरीर में खून की धार चेतित होती है। कोई दूर के अज्ञात सी आह्लादक पुकार मन मानस पर छा गई है। सभी दिशाएं गूंज उठी है और असीम के अपार भी शोर बार बार गूंज रहा है कि ऐसे कि हे बंधु, प्यार में ही यौवन है और यौवन में ही प्यार है। प्रकृति क्या कह रही है? हे बंधु, खिली हुई प्रकृति कह रही है, हे बंधु, प्यार में ही यौवन है और यौवन में ही प्यार है। कवि सभी को ऐसे मद भरे माहौल में प्यार और यौवन से छाए हुए समा की ओर भी आकृष्ट करते हैं। इस माहौल को अपनी कविता के माध्यम से चित्रित करके प्यार और यौवन की ओर कवि हमें आकृष्ट करते हैं। मानवीयता पर प्रकृति सौंदर्य को आरोपित करते हुए वे हर किसी को नव यौवन स्नेह उत्साह से चेतित होने को कहते हैं। इस नव यौवन और चेतित होने को, उत्साह से चेतित होने को कवि कहते हैं हर किसी को। और ऐसे में ही आज मधुदूत भी निज गीत गाते हुए जगने के लिए कह रहा है, नव चेतना के स्वर फूंक रहा है। कवि ने प्रस्तुत कविता के माध्यम से मनुष्य को प्रकृति सौंदर्य की तरफ ही चेतित और ताजगी को संचित करते हुए कर्मलीन होकर विकास की गति को थामने की ओर संकेत किया है। कवि ने प्रस्तुत कविता में क्या किया है? देखो, प्रस्तुत कविता के माध्यम से मनुष्य को प्रकृति सौंदर्य की तरफ, तो प्रकृति सौंदर्य बिखरा हुआ है बसंत ऋतु में, उस प्रकृति सौंदर्य की तरफ चेतित हो ताजगी को संचरित करते हुए, चेतित होकर ताजगी को संचरित करते हुए कर्मलीन होकर विकास की गति को थमने की ओर संकेत किया। यानी कि इस कर्म उत्साहित होकर अपना कर्म करो और विकास की गति को प्राप्त करो। ये इस पुस्तक कविता में कहने का जो इस कविता कवि है आगे की का उद्देश्य है। प्रस्तुत कविता में कवि बसंत के आने पर प्रकृति की सुंदरता का चित्रण करते हुए जागरूक होकर नव चेतना को अपनाने की दृष्टि से सचेत करना चाहते हैं। कविता का जो उद्देश्य है कवि का, जो पाठक है, हम पढ़ने वाले हैं, जो वसंत ऋतु के आगमन से जो प्रकृति में फर्क पड़ता है, जो बदलाव आते हैं, पेड़ों पर पत्ते आते हैं, फूल खिलते हैं, ये सभी जो प्रकृति में बदल है वसंत ऋतु के आगमन से आते हैं। इसका वर्णन कर हर एक मनुष्य को उस जागने को कहते हैं और उस दृश्य से, उस प्रकृति के दृश्य में से नव चेतना ग्रहण करके, नव चेतना करके आप कर्मलीन होकर, यानी कि अपने काम पर लक्ष्य देकर विकास की गति प्राप्त करो, ऐसा कवि बताते हमें। ये संदेश इस कविता से देते हैं। आगे जी जो कवि है, तार सप्तक के बाद प्रयोगवाद का प्रयोग जो युग चला, यानी कि आगे नई कविता है,
उन्होंने ये कविता जो लिखी है वो सौंदर्य दृष्टि को हमें प्रदान करती है, उसके साथ हमारे मन को आह्लादित करती है, मन को छूने वाली है, उसके साथ हमें कर्म की ओर जाकर विकास की ओर लेने वाली एक कविता है। इसका अध्ययन आप करेंगे तो उसका आनंद भी आएगा और अच्छी तरह से आप गुण भी प्राप्त करेंगे सकेंगे। तो इसके साथ दोस्तों धन्यवाद।